हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो पिछले वीडियो में हम लोग ने डेवॉप्स के बारे में समझा था। इस वीडियो में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अपन लिनक्स के बारे में समझेंगे। लिनक्स है क्या? मैंने पहले ही बताया था कि आपको अगर डेवॉप्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फुट डालना है तो आपको लिनक्स आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो अपन लिनक्स के बारे में आज पढ़ेंगे कि लिनक्स है क्या, क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स क्या है? तो नंबर वन, लिनक्स इज ए ओएस। ठीक है, ओएस मतलब, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि मुझे मालूम है कि कोई अगर फ्रॉम जीरो सीख रहा हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसके फैमिली से बिलोंग करता है? विच बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ, विच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स फैमिली से बिलोंग करता है लिनक्स। ठीक है, लिनक्स किसने डेवलप किया था? टॉरवेल्ड करके एक बंदा है, उसने लिनक्स टॉरवेल्ड करके बंदा है, उसने डेवलप किया था। ज़्यादा जानना है इसके बारे में विकिपीडिया पढ़ो, अपने को उतना डीप नहीं समझना। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना है। अगर तुमको लिनक्स के बारे में कंप्लीट स्टडी करना है तो यू जस्ट गो एंड स्टडी ऑन द विकिपीडिया। ठीक है, आपको मिल जाएगा उसका सारा इंफॉर्मेशन। हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानेंगे, और जिससे आपको पिक्चर क्लियर हो जाए लिनक्स के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? लिनक्स इज ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम विच बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ यूनिक्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि लिनक्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो लिनक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लिनक्स के कितने ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन कौन सी कंपनी है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो एक रेड हैट है, ये कंपनी है रेड हैट। दूसरी है उबंटू। ठीक है, और अमेजोन है, इवन वीएमवेयर है, आईबीएम है। तो ये लोग का आपको लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अब मैं एग्जांपल एक एक करके बताता हूँ। अगर आप रेड हैट देखोगे तो रेड हैट का खुद का लिनक्स है, रेड हैट लिनक्स, और रेड रेड हैट लिनक्स। ठीक है, सेंट ओएस, फेडोरा। ठीक है, उबंटू जो है, उबंटू बेसिकली इनसाइड उबंटू तुमको उबंटू ओएस मिलेगा। ठीक है, उबंटू लिनक्स मिलेगा। वीएमवेयर के अंदर तुमको फोटोन मिलेगा, और अमेजोन वालों ने अपना लिनक्स दिया है जिसका नाम है अमेजोन। एक सेकेंड रुक जाओ, इसी का टेम्परेचर मुझे ठीक करने दो, मैं सिर पे ही बैठा हुआ है। तो इनका खुद का है अमेजोन लिनक्स। ठीक है, उसी तरह आईबीएम का भी खुद का लिनक्स है। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सबके अपने अपने लिनक्स है तो ये क्या करते हैं, तो मैं आपको कैसे हो सकता है, तो मैं बताऊं। लिनक्स ओपन सोर्स टूल है। क्या है? लिनक्स ओपन सोर्स टूल है, टूल्स है। ठीक है, टूल्स मतलब ओपन सोर्स ओएस है, यू कैन से, नॉट टूल, ओएस है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अपन जानेंगे अब ओपन सोर्स का मतलब होता क्या है। तो वो भी सीखते हैं। ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स मतलब क्या कि ओपन सोर्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जो भी एप्लीकेशन डेवलप होता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होता है, या जिस तरह के प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया जाता है, वो कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो वो मैं भी यूज कर सकता हूँ, आप भी यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस आपको
उनका क्रेडिट देना होगा जिनका आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे MIT लाइसेंस होता है, ठीक है, अलग अलग लाइसेंस के कैटेगरी हैं, तो उस लाइसेंस के कैटेगरी में आप ये ओपन सोर्स यूज कर सकते हो एप्लीकेशन। तो अब हुआ क्या कि ओपन सोर्स के अंदर लिनक्स का जो यूनिक्स ऐसे मान लो, यूनिक्स का और इवन लिनक्स भी ओपन सोर्स है, यूनिक्स के फैमिली से बिलोंग करता है। तो लिनक्स जो है ना, लिनक्स ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ओएस, ठीक है। तो इसके कोड तुमको कहीं भी मतलब इजीली से गिटहब पे मिल जाएंगे। अगर मैं दिखाऊं तुमको लिनक्स गिटहब, तो तुम देखोगे क्या, ये देखो टॉरवेल जो है, जो जिन्होंने लिनक्स क्रिएट किया है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो आज के टाइम पे भी उनका कमिट आता है यहाँ पे। सो तुम इसको क्लोन कर सकते हो, ये पूरा कंप्लीट लिनक्स कर्नल को, और ऑन टॉप ऑफ दिस लिनक्स कर्नल यू कैन क्रिएट योर ओन यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो उसके ऊपर से तुम कस्टमाइज करके अपना लिनक्स क्रिएट कर सकते हो। तो ये जितनी कंपनी ने जो अपना अपना लिनक्स जो दिया है ना, मैक्सिमम ये लोग ये कर्नल यूज करके और इस ऑन टॉप ऑफ इट दे हैव मॉडिफाइड एवरीथिंग, और वो तुमको एक अपना लिनक्स दिए हैं, ठीक है। तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो गया। अगर कभी देखना है इसमें आके देखो, ये सारे सी के कोड है, सी असेंबली और सेल में लिखे हुए मेक फाइल में लिखा हुआ कोड है पर्ल में। तो तुम इसको क्लोन करके देख सकते हो। खैर ये बहुत दूर की बात है, यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले तुमको बहुत कुछ सीखना जरूरी है। मैंने बता दिया है, एज इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होना चाहिए था, इसलिए बता दिया। तो ठीक है, ओपन सोर्स के बारे में मैंने बताया। ओपन सोर्स वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कम्युनिटी लोग, जो वर्ल्ड के जितने भी कम्युनिटी मेंबर है, डेवलपर हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर यू ऑल गाइस, फॉर मी, कि हम लोग उनका प्रोजेक्ट यूज कर सकें अपने इन्वायरमेंट में, या हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है कि तुम्हारा रेज्यूमे तभी सिलेक्ट होगा जब तुम एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हो। तो आज से ही ओपन सोर्स को एक्सप्लोर करना शुरू करो और ओपन सोर्स में कोशिश करो छोटे छोटे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो इससे बहुत सारा फायदा होने वाला है इन फ्यूचर। बाकी आपकी मर्जी। ये तो हाँ, और पहली एक और बात जो मैं बताना भूल गया आपको, वो मैं बोल देता हूँ। कृपया करके अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखें, वरना ना देखें, ठीक है। अगर आप ऐसे आधा अधूरा देखोगे तो फिर मेरे लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अगर आप देख रहे हो तो आप हमेशा पूरा देखना, वरना ना देखना, ठीक है। सॉरी इतना टाइम पास करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आपका पिक्चर क्लियर हुआ, लिनक्स क्या है, लिनक्स ओपन सोर्स है। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग क्यों यूज करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो अब हमारा एप्लीकेशन है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में मोर देन 85% एप्लीकेशंस आर रनिंग ऑन लिनक्स, बिकॉज द रीजन बिहाइंड दिस इज कि लिनक्स तो सबसे पहली बात बहुत सिक्योर है, ठीक है। लिनक्स इज सुपर सिक्योर, ठीक है। इसको कोई एंटीवायरस, नो एंटीवायरस रिक्वायर्ड। अगर तुमने एक बार लिनक्स को ऑन कर दिया तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, ठीक है। लिनक्स हैवी नहीं होता। वो ज्यादा तुम्हारा रिसोर्स लेस हैवी मीन्स, वो भी मैं लिख ही देता हूँ, दैट इज लेस रिसोर्स कंजम्पशन, ठीक है। अब लेस रिसोर्स कंजम्पशन मतलब कौन सा रिसोर्स, तो सीपीयू, मेमोरी, ठीक है, जीपीयू। तो ये जो भी इसको यूज करता है ना लिनक्स, तो बहुत, एक तो लाइट वेट होता है, तो इसीलिए ज़्यादा
रिसोर्स यूटिलाइज नहीं करता, जिसके कारण तुम क्या कर सकते हो, वो जो बचा हुआ रिसोर्स है उसको तुम अपने एप्लीकेशन में यूटिलाइज कर सकते हो, जिसके लिए तुमने पेमेंट इतने सारा पे किया है क्लाउड प्रोवाइडर को या तुमने खुद खरीदा है। ठीक है, सिक्योर कैसे है, क्योंकि हाँ लिनक्स के अंदर एक प्रॉब्लम है, अगर तुम फिजिकली लिनक्स सर्वर तक पहुंच गए तो वो अनसिक्योर है, तब उसको हैक करना, उसका पासवर्ड रिकवर करना बहुत आसान है। लेकिन अगर तुम फिजिकली लिनक्स एक्सेसिबल नहीं है तो तुम उसको उसको हैक करना बहुत मुश्किल है, मीन्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, 0% पॉसिबिलिटी है कि तुम उसको हैक कर लो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने लिनक्स के बारे में दे दिया आपको। अब काम की बात करते हैं। ये मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि आपको लिनक्स के बारे में कुछ ओवरव्यू मिल सके। अब जो काम की बात ये है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो हार्डवेयर पे तुम इंस्टॉल करते हो, तो लिनक्स जब तुम पावर ऑन करते हो कंप्यूटर को या सर्वर को तो तुम्हारा लिनक्स सर्वर बूट होता है। तो लिनक्स सर्वर का जो बूट सीक्वेंस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, कि फर्स्ट स्टेप में क्या बूट होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि पहले हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ऑन करते हैं तो मतलब तुम जैसे ही कंप्यूटर को पावर ऑन करोगे तुम्हारा बायोस सबसे पहले स्टार्ट होगा कंप्यूटर का। ठीक है, बायोस रिस्पॉन्सिबल है ग्रब को ट्रिगर करने के लिए। ग्रब क्या होता है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ठीक है, जो ओएस ओएस के अंदर रहता है, तुम्हारा हर एक ओएस के अंदर ग्रब होता है, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ये बूट लोडर क्या करता है, बूट प्रोसेस को लोड करता है। बूट प्रोसेस को लोड करता है मतलब कर्नल के कोड को स्टार्ट करता है। कर्नल जो कर्नल कोड लिखा हुआ है, कर्नल कोड मतलब क्या, ये जो कोड्स है ना ये कर्नल के कोड है। क्या लिखा हुआ है, लिनक्स कर्नल कोड। तो ये सारे कोड को ना एग्जीक्यूट करता है वो एक सीक्वेंस में। कौन करता है, ग्रब, ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। अच्छा, मैं इसको इसलिए इतने डिटेल्स में बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैक्सिमम इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ लिनक्स बूट सीक्वेंस क्या है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना और समझना। तो पहले क्या होगा, बायोस अप होगा, बायोस ग्रब को इनिशिएट करेगा। ग्रब में क्या होगा, बूट लोडर है जो कि बूट सीक्वेंस इनिशिएट करेगा। बूट सीक्वेंस इनिशिएट करना मतलब कर्नल के स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, एज सुन एज कर्नल का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि तुम्हारा रन लेवल स्क्रिप्ट, आरसी फाइल एक फोल्डर होता है जिसके अंदर ना रन लेवल स्क्रिप्ट डाले होते हैं, वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा initd systemd का कोड लोड होता है, जो कि ये सब लिनक्स स्टार्ट होने समय ही लोड होता है। जब ये सारे स्क्रिप्ट्स लोड हो जाते हैं तब तुम्हारा यूजर इंटरफेस लोड होता है। यूजर इंटरफेस में जहाँ पे तुम अब ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंटरेक्ट किस तरह कर सकते हो, तुम अपना लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड डाल के। तो मैं ये सारे सीक्वेंस अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तब तक मैं आपको एक सीक्वेंस दिखा देता हूँ कि वो हो कैसा सीक्वेंस होगा। अगर आपको चाहिए तो फ्यूचर के लिए नोट कर लो और इसको दिमाग में तो डाल लो भाई, क्योंकि तुमसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, लिनक्स ओएस का बूट प्रोसेस। अच्छा ठीक है, हाँ एक और चीज बता दूं, ये जो मैंने लिखा है ना इसको मैंने कितनी बार याद करने की कोशिश की, रिजल्ट 0। ठीक है, तब मैंने डिसाइड किया कि यार याद मेरे से होता नहीं है, मैं याद लर्न नहीं कर सकता हूँ। इससे बेटर थिंग है कि तुम समझ लो। समझ लोगे तो 2 वर्ड गलत भी बोलोगे ना तो सामने वाला तुमको करेक्ट करेगा या तुमको क्या बोलते हैं, तुमको एक मार्जिन मिलेगा कि नहीं बंदे ने समझाया है तुमको। अगर तुम रटाफिकेशन की तरह आंसर बोलोगे ना तो सब समझ जाएगा ये इसने रट के रखा है और इसको आता नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करो समझो। समझोगे तो तुम ऊपर नीचे थोड़ा गलत भी बोलोगे तो वो वेरीफाइड है, वो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि किसी को कोई चीज याद नहीं हो सकता धरती पे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर तुमको एग्जैक्ट लिनक्स का बूट प्रोसेस पढ़ना है ना तो उसके अंदर बहुत बहुत कुछ होता है। आप उसको जाओ और विकिपीडिया या लिनक्स के गूगल पे सर्च करो और पढ़ो। लेकिन अगर आपको मतलब एक अपने लफ्ज में मोटा मोटी समझना है, मतलब आपको समझना है, तो समझने का प्रोसेस ये है कि तुम्हारा इतने सारे प्रोसेस होते हैं। पहले बायोस अप होता है, बायोस ग्रब ट्रिगर करता है, ग्रब कर्नल को कोड को एग्जीक्यूट करता है,
कर्नल कोड के बाद रन लेवल कोड एग्जीक्यूट होता है और फिर तुम्हारा यूजर स्पेस आता है जहां पे तुम यूजर लॉगिन करते हो। अच्छा, ये प्रोसेस को अब अच्छे से ध्यान से समझना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। और इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। तो ये VMware वर्क स्टेशन है, इस पे मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से डाल रखा है। अगर तुमको चाहिए, ठीक है, कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे बूट करते हैं, तो मेरा एक पहले, बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि VMware पे कैसे OS इंस्टॉल करते हैं, तो तुम उसको जाके देखो और एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो, ठीक है। अभी अपन क्या करने वाले हैं, पावर ऑन करेंगे मशीन को, तो क्या होगा, बायोस मेरा ट्रिगर होगा। अब चूंकि ये वर्चुअल मशीन है, बायोस हार्डवेयर के ऊपर रहता है, तो ये वर्चुअली एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए। सपोज कर लो कि जब मैंने पावर ऑन किया ना, तो ये बायोस ट्रिगर किया, ठीक है। अभी तुम देखोगे तो ये क्या करेगा ना, अभी लिनक्स बूट कर देगा। तो इसको बूट करने से पहले ना मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो अगर नहीं दिखा पाया तो फिर मजा नहीं है। देखो, जब लिनक्स बूट हुआ, बायोस पहले अप हुआ, बायोस ने क्या ट्रिगर किया, ग्रब को। ग्रब क्या है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर आता है, जो क्या करता है, बूट प्रोसेस को लोड करता है। तो अब ये बूट प्रोसेस, कौन सा बूट प्रोसेस को लोड करना है, उबंटू। मैंने उबंटू इंस्टॉल कर रखा है, तो उबंटू के बूट प्रोसेस को लोड करना है। जैसे ही मैंने उबंटू के बूट प्रोसेस को लोड किया, तो ये क्या करता है, कर्नल के, ये सब जो स्क्रिप्ट देख रहे हो ना सामने तुम्हारा चल रहा है, ये सारे कर्नल के कोड के स्क्रिप्ट हैं जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। और वो क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है कर्नल के सारे स्क्रिप्ट को सेटअप कर रहा है। उसके बाद अब ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये तुम्हारा रन लेवल कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, और init.d और systemd का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जो कि बूट टाइम पे स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब ये सब कुछ जब स्टार्ट हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो अब तुमको ये क्या दिखा सामने, जो देखोगे अभी जस्ट आया निखिल लॉगिन, ये तुम्हारा क्या है, यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम अगर कुछ चाहते कुछ टाइप करना, तो नहीं, ये इनपुट नहीं लेता यूजर इनपुट, क्योंकि अभी यूजर स्पेस लोड नहीं हुआ था तब तक। अभी क्या हुआ, यूजर स्पेस लोड हो गया, तो अब हम इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर हम पासवर्ड डालेंगे, तो अब लिनक्स हमको लॉगिन करने देगा। देखो मैं लॉगिन हो गया लिनक्स सिस्टम पे। अगर मैं यहाँ पे pwd करूँ, तो मेरा होम डायरेक्टरी दिखा रहा है। तो ये लिनक्स का कंप्लीट बूट प्रोसेस है, इसको तो दिमाग में डाल लो, ठीक है, समझ लो। क्योंकि 100% मैं श्योर हूं कि अगर आउट ऑफ 10 इंटरव्यू तुमसे 9 इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिनक्स का बूट प्रोसेस बताओ, तो तुम अगर ऐसे भी एक्सप्लेन कर दिए तो तुम्हें 100 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और नहीं, अगर तुम अगर रटाफिकेशन वाले स्टूडेंट हो, तो जाके रट लो, जो मेरे से नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लिनक्स लोड। अब ये लिनक्स सर्वर मतलब तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया, ओएस। अब तुम इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ ये ब्लैक कलर का टर्मिनल है और निखिल टिल्ट दिया हुआ है। तो जो पहला निखिल है ना, द फर्स्ट निखिल जो है, वो तो तुम्हारा यूजर नेम डिनोट करता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लॉग आउट करें ना, तो देखो हम यूजर नेम क्या डाल रहे हैं, निखिल, ठीक है। पासवर्ड डालेंगे जो कि इनविजिबल होगा, वो तुमको दिखेगा नहीं। तो फर्स्ट जो पार्ट है निखिल, वो यूजर नेम है। सेकंड पार्ट क्या है, होस्ट नेम। तो जब हम होस्ट नेम करेंगे ना, होस्ट नेम -i, तो ये क्या, सॉरी होस्ट नेम, ये तो आईपी डाल दिया। तो होस्ट नेम अगर डालते हैं ना, तो ये देखो मेरा होस्ट नेम क्या था, निखिल। तो पहला क्या हो गया, यूजर नेम। दूसरा तुम्हारे कंप्यूटर का होस्ट नेम, ठीक है। और जो टिल्ट सिंबल है ना, टिल्ट ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, होम डायरेक्टरी। क्या होता है, मेरे यूजर का होम डायरेक्टरी। तो मेरे यूजर का होम डायरेक्टरी कहाँ पे होता है, तो एक cd/home करके फोल्डर होता है, इसके अंदर देखो मेरा यूजर का डायरेक्टरी क्रिएटेड है, निखिल, ठीक है। तो जब हम अगर अभी अगर हम pwd करते हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो क्या बोल रहा है, होम। अगर हम cd चेंज डायरेक्टरी और टिल्ट दिए, तो देखो हम कहाँ जाते हैं, हम यहाँ पे आ गए। अब अगर हम pwd करते हैं, तो क्या बोल रहा है, होम निखिल। क्या टिल्ट मतलब, अब हम निखिल के डायरेक्टरी में आ गए। तो निखिल इज माय यूजर डायरेक्टरी, ठीक है।
तो ये तुम्हारा लिनक्स हो गया। अब इस पे ही हम क्या करते हैं, किसी फोल्डर के अंदर, सपोज मैंने एक टेस्ट फोल्डर बनाया mkdir ऐप फोल्डर बना लिया, चलो अब इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, डिफरेंट कोड को डालूंगा, ठीक है, और कोड डालने के बाद मैं वेब सर्वर इंस्टॉल करूंगा और वेब सर्वर को मैं बताऊंगा कि तुम्हारा कोड इस ऐप फोल्डर में, तुम इसको रीड करो, और जब भी जैसे फॉर एग्जांपल तुम google.com टाइप करते हो तो वो रिक्वेस्ट कहाँ आता है, एक सर्वर, लिनक्स सर्वर पे जाता है, वहाँ पे क्या एक एप्लीकेशन रन होते रहता है, वेब सर्वर रन होते रहता है, ठीक है। वेब सर्वर में कॉन्फ़िगर किया रहता है कि तुमको ये कोड रीड करना है, और जब यूजर google.com टाइप करे तो फ्रंट एंड का कोड लोड कर दो इस डायरेक्टरी से, तो वो क्या करता है index.html लोड कर देता है, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बस इतना समझ लो कि एक जो भी डेवलपर कोड करता है, फॉर एग्जांपल अगर तुम देख लो तो सपोज ये कोड है, तो हम क्या करेंगे, इस कोड को ना कॉपी करके यहाँ डाल देंगे ऐप डायरेक्टरी में, और एक वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, और वेब सर्वर इंस्टॉल करने के बाद बोलेंगे भैया तुम्हारा जो कोड है ना वो रूट कोड इस फोल्डर में है, ठीक है, और मेरा वेब सर्वर क्या करेगा, वो HTTP रिक्वेस्ट लिसन करेगा, HTTP पोर्ट पे रिक्वेस्ट लिसन करेगा। अच्छा, अब तुमको HTTPS के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ देखो तुम जो भेजते हैं ना HTTPS, ठीक है, तो ये क्या सिक्योर HTTP प्रोटोकॉल है। जब HTTPS लगाते हैं तो अगर हम HTTP भी लगाएं तो वो होता है, वो सिक्योर नहीं होता है, ठीक है, वो इनक्रिप्टेड रिक्वेस्ट नहीं जाता। तो वेब सर्वर मेरा HTTPS और HTTP दोनों रिक्वेस्ट लिसन करता है, जो कि रन कहाँ होगा, इस सर्वर पे, और फिर वो वेब सर्वर रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, अपने रूट कोड को रीड करने के लिए, और जो भी लॉजिक लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग वो यूजर को रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मोर देन 90% जो अभी आज के डेट में एप्लीकेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी सर्वर पे रन हो रहा है तो वो लिनक्स सर्वर पे ही रन हो रहा है। रेस्ट ऑफ द जो परसेंटेज है वो किस पे रन होता है, विंडोज सर्वर पे रन होता है, ठीक है, या किसी और के भी सर्वर पे रन हो सकता है। जैसे मैंने बताया इतनी सारी कंपनियां उनके खुद का लिनक्स है तो वो भी यूज करके उस पर भी रन करा सकते हैं, लेकिन एट द एंड सबके अंदर एक ही वही लिनक्स कर्नल है जो ओपन सोर्स है, और उसी को कस्टमाइज करके सबने अपने अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। तुम चाहो तो तुम भी बना सकते हो अगर तुमको सी आता है अच्छे से तो, ठीक है। इस कोड को क्लोन करो और इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दो, तो कल के डेट में तुम भी कह सकते हो कि आई एम अ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर। तो आज के लिए मैंने लिनक्स बता दिया। अच्छा ठीक है, अब जाते जाते मैं कुछ और आपको टिप्स दे देता हूँ, क्योंकि लिनक्स बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है, इसको तुम कंप्लीटली याद नहीं कर सकते। अगर कोई बोलता है ना वीडियो देखा मैंने, अरे मुझे याद हो गया, तो वो खुद को बेवकूफ़ बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए खुद को ना बेवकूफ़ बनाते हुए लिनक्स एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे तुमको प्रैक्टिस करना होगा। इस ब्लैक टर्मिनल पे बहुत सारे कमांड है जो तुमको प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है। अगर तुम वो कमांड प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ लो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। कल के डेट में तुम डेवऑप्स के अंदर एंसिबल भी लिखोगे तो वो पूरा तुम्हारा कमांड तुम आखिर रन कहाँ करोगे, लिनक्स सर्वर पे रन करोगे। लिनक्स सर्वर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वहाँ कमांड एग्जीक्यूट करना है। तुमको कमांड्स आने चाहिए, जितने भी लिनक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है वो आने चाहिए। मैं तुमको कुछ रेफरेंस दे देता हूँ, तुम इस कमांड को ट्राई करो, घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हर एक कमांड का मैनुअल होता है लिनक्स में, ठीक है। जैसे मैं मैन ls किया ना तो मेरे को बताएगा कि ls को तुम कितने तरीके से यूज कर सकते हो। अगर तुम सब कुछ नहीं याद कर सके, समझ सके, याद तो करना ही मत, समझ सके, तो बस इतना समझ लो कि ls का मतलब क्या होता है, लिस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, ठीक है। ये तो समझ में आया ना कि अगर हमको लिस्ट करना है तो क्या यूज करेंगे, ls। बाकी अगर हमको कल के डेट में फ्यूचर में कुछ और आउटपुट ls से लेना है तो फिर हम आगे का उसका आर्गुमेंट पढ़ेंगे। ये जो -a हाइफन ये क्या है, ls फॉलोड बाय आर्गुमेंट। तो ये आर्गुमेंट अगर तुम दोगे ना तो तुमको अलग अलग आउटपुट आएंगे, तो तुमको ये खुद पढ़ के समझना है जरूरत के अकॉर्डिंग। अगर मान लो कि तुमको कुछ लिस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर विल और चॉइस और रिक्वायरमेंट, तो तुम इसको पढ़ो, इसको समझो और इसके आर्गुमेंट को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक कमांड के ना बहुत सारे आर्गुमेंट होते हैं, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है कि मुझे सारे आर्गुमेंट को पढ़ना है। बस कमांड के बारे में जानो कि ls से लिस्ट होता है, mkdir से डायरेक्टरी क्रिएट होता है, ठीक है, cd से चेंज डायरेक्टरी होता है, pwd से प्रेजेंट डायरेक्टरी होता है, free -m से मेमोरी दिखता है, टॉप से मेरे को
कंप्लीट प्रोसेस दिखता है, कितना सीपीयू है, कितना मेमोरी है, यूटिलाइजेशन हो रहा है, कैश मेमोरी क्या है, बफर क्या है, ये सब दिखता है। तो कमांड के बारे में जानने का कोशिश करो। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज होते हैं, ठीक है, लिनक्स के अंदर, जिसको तुम अपने डेवऑप्स के कैरियर में सबसे ज़्यादा यूज करोगे। फॉर एग्जांपल cd var log, सारे एप्लीकेशन के लॉग तुमको मैक्सिमम लॉग डायरेक्टरी में होंगे, और कहीं कुछ नहीं मिला कोई एप्लीकेशन का लॉग, तो आंख बंद करके syslog को देख लेना, ठीक है। तो अब टेल-f करके अगर हम syslog देखते हैं तो जो करंट लॉग चल रहा है ना वो मेरे को दिखाएगा, और नया लॉग आएगा तो वो भी दिखाएगा। इसमें हर एक प्रोसेस के लॉग दिखते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो उसके लॉग, उसका लॉग var log के अंदर ही मिलेगा। उसी तरह कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हो या प्री इंस्टॉल पैकेज होता है, उसका सारा कॉन्फ़िगरेशन etc डायरेक्टरी के अंदर होता है। इसके अंदर सारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जिसको हम लोग लोड करते हैं और रीड करके और उसको स्टार्ट करते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन को तुम मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और अपनी यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये etc डायरेक्टरी के बारे में जब तुमको जानना है। उसके बाद तुम बिन डायरेक्टरी होता है, cd bin, बिन के अंदर सारे बाइनरी फाइल होते हैं, जो क्या करता है अपने कॉन्फ़िगरेशन को एग्जीक्यूट करता है इन द, ये क्या होता है बाइनरी कोड होता है, तुमको कुछ दिखेगा नहीं। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं vi करूँ, vi एक इनिटर है, तो ठीक है, ये तो लगता है ये कंप्लीट बाइनरी में कन्वर्टेड नहीं है, ये इसने सेल स्क्रिप्ट ही डाल के रखा है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं बिन के अंदर पाइथन है तो py-3 है, ठीक है, ये भी नहीं, तो BILZ4, देखो ये बाइनरी कन्वर्टेड कोड है, एग्जीक्यूट है, जो तुमको दिखेगा नहीं। लेकिन अगर हम LZ4 को चलाए ना तो वो कमांड चलेगा, ठीक है, रिफ्यूजिंग रूट, तो ये परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये एक्चुअली क्या करता है, ये स्क्रिप्ट है, बहुत बड़ा स्क्रिप्ट है, बहुत बड़े लाइन का स्क्रिप्ट है, जिसको हम लोग डायरेक्ट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं कि बाद में इस स्क्रिप्ट को जब भी तुम एक्सिक्यूट करो तो कंप्यूटर क्या बाइनरी ही रीड करता है, तो उसको फिर से बाइनरी रीड करना होगा, फिर वो फाइल एक्सिक्यूट करेगा। तो हम लोग पहले से कन्वर्ट कर देते हैं कि इसका जो प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाए। और फाइनली ये क्या करता है, स्क्रिप्ट अपने कॉन्फ़िगरेशन को कहाँ से लोड करता है, etc के अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन वहाँ से लोड करेगा, रीड करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट कुछ डायरेक्टरी है इनके बारे में तुमको जानना जरूरी है। var के अंदर बहुत सारे डायरेक्टरी मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल रन मिल जाएगा, रन के अंदर सारे प्रोसेस के आईडी एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद तुमको सिस्टम डी मिल जाएगा। सिस्टम डी के अंदर, सिस्टम के अंदर तुम्हारे सारे वो स्क्रिप्ट होते हैं जो कि बूट टाइम पे लोड होते हैं, मैंने जैसे बताया था आपको कि बूट टाइम पे लोड होते हैं। ये भी तुमको बहुत डायरेक्टरी बहुत यूज करने को मिलेगा, क्योंकि कल के डेट में अगर तुमको कोई एप्लीकेशन ऐसा चाहिए कि तुम्हारा अगर लिनक्स सिस्टम अपने आप बंद हो गया, शट डाउन हो गया, और रीस्टार्ट होने पे ऑटोमेटिक वो सर्विस अप आ जाए, तो तुम अपने स्क्रिप्ट को etc सिस्टम के अंदर डालोगे। सेम चीज init.d होता है etc के अंदर, उसके अंदर भी डाल सकते हो। सेम वही चीज को rc, जो मैंने बोला रन लेवल जो फोल्डर होते हैं, अगर तुमको मैं दिखाऊं यहाँ पे cd etc के अंदर, तो सॉरी, तो यहाँ पे ना रन लेवल rc 0.0.d 1.d d 2.3, ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये सारे rc 0 1 2 3 जो दिख रहे हैं, तो ये RC रन लेवल 0 से लेके 6 तक होते हैं, ठीक है। तो टोटल 7 रन लेवल होते हैं। इसके अंदर अलग अलग स्क्रिप्ट होता है, तुम जहाँ भी जिसके अंदर भी डाल दो तुम्हारे स्क्रिप्ट बूट हो जाएगा जब सिस्टम अप आएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है जो आपको जानना जरूरी है, अलॉन्ग विथ सेवरल कमांड्स जो तुम्हें प्रैक्टिस खुद करने होंगे। मैं सारे कमांड को नहीं बता सकता हूँ, तुमको प्रैक्टिस करना होगा, बस उसके बारे में जानो कि करता क्या है। बाकी तो एक कमांड बहुत कुछ करता है, सब कुछ तो तुम नहीं याद कर सकते, लेकिन हाँ ls मतलब लिस्ट होता है, mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी होता है, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी होता है। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होना चाहिए। तो अगर उसके लिए मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं तो अच्छा रहेगा। तो ये लो, मैं एक तुम लोग को नोट पैड पे ये देखो। तो यहाँ पे तुम देखोगे ना तो ऐसे देख लो कि ये इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी होता है, फॉरवर्ड स्लैश बिन होता है, फॉरवर्ड स्लैश यूजर लोकल बिन होता है, var log होता है, proc होता है,
एसबिन होता है, बस इसके बारे में जानो, जाओ इसके बारे में चेक करो कि होता क्या है। फॉर एग्जांपल प्रॉक के अंदर जाओगे तो तुमको बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मिलेंगे जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्विकली तुम्हें दिखाऊं, क्योंकि वीडियो तो बहुत बड़ा हो चुका है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि दिखाऊं। प्रॉक के अंदर गया ना, अब कल के डेट में कोई पूछेगा कि बताओ तुम कुछ सीपीयू का इन्फॉर्मेशन बताओ लिनक्स का, तो हम क्या करेंगे, कैट सीपीयू इन्फो, मतलब इसके अंदर मेरे को अपने लिनक्स सिस्टम का देखो प्रोसेसर क्या है, 3 है, कौन सा प्रोसेसर है, AMD Ryzen 5 3400G विथ Radeon Vega ग्राफिक्स। जो गेम खेलते हैं वो उनको तो प्रोसेसर और जीपीयू के बारे में खासकर पता होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये कहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन मिला तुम्हें, कैट सीपीयू इन्फो। उसी तरह अगर हमको मेमोरी का इन्फॉर्मेशन निकालना है तो मेम इन्फो, इसमें कितने जीबी का मेमोरी है, कितना बफर मेमोरी है, कितना यूटिलाइज्ड मेमोरी है, कितना कैश मेमोरी है, करंट अलोकेटेड मेमोरी कितना है, रीड राइट मेमोरी कितना है, सब तुमको सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉक भी उतना ही इंपॉर्टेंट फोल्डर है, इसीलिए मैंने उसमें लिखा है, क्योंकि कल के डेट में अगर तुमको ऐसा कोई स्क्रिप्ट लिखना पड़े जहाँ पे बोला जाए कि सीपीयू इन्फो निकालो, मेमोरी इन्फॉर्मेशन निकालो, कितना करेंटली यूटिलाइज्ड मेमोरी है, करंट यूटिलाइज्ड सीपीयू यूजेज है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो तुम बता सको, तुम लिख सको। इसीलिए ये सारे फोल्डर के बारे में जानो। उसके बाद ये देखो कमांड्स हैं टोटल, मुझे जहाँ तक अभी याद आया, क्योंकि ऐसे जब काम करते रहो तो सारे कमांड याद आते रहते हैं, फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट कमांड लिख दिया है। वो यहाँ देखो 1 से लेके 34 तक, ये सारे कमांड का प्रैक्टिस होना ही चाहिए तुमको, और आना ही चाहिए डेवऑप्स में जाने से पहले। अगर नहीं आता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। और सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, बस इतना जानो कि ये करता क्या है, यूज क्यों होता है। चेंज डायरेक्टरी के लिए मेक डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, टेल से हम लोग फाइल को प्रिंट करा सकते हैं, हेड से भी फाइल प्रिंट करा सकते हैं, पीएस प्रोसेस बताता, सिस्टम सीटीएल सर्विस स्टार्ट करता है, सर्विस भी वही करता है जो सिस्टम सीटीएल करता है, लेकिन सिस्टम सीटीएल थोड़ा लेटेस्ट हो गया है और सर्विस पुराना है। फिर उसके बाद डीयू से तुम फाइल के अंदर जितने भी फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स हैं उनके साइज को तुम लिस्ट कर सकते हो। डीएच के अंदर तुम करंट यूटिलाइजेशन ऑफ डिस्क स्पेस देख सकते हो, डिस्क के अंदर डिस्क माउंट देख सकते हो, फ्री के अंदर मेमोरी देख सकते हो। देखो ये सब जैसे मेरे को पता है ना, बस तुमको इतना ही इन्फॉर्मेशन जानना है, क्योंकि ये सारी कमांड यूज होने वाले हैं और इसी के ये सबसे ज़्यादा तुम यूज करने वाले हो, ये सब इंपॉर्टेंट कमांड्स जो तुम्हें याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये मैं ऐसे तो तुम्हें बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ आगे आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि तुमको हर एक कमांड का अलग अलग यूज बताऊं, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें समझना है, तुम्हें प्रैक्टिस करना है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं वीडियो देख के तुमको सब कुछ आ गया, तो तुम खुद बेवकूफ़ बन रहे हो और क्या, मतलब खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे हो, मेरे को क्या बनाओगे। मतलब मैं ये बार बार इसलिए बोलता हूँ कि मैं उस रास्ते से गुजरा हूँ, तो मेरे को पता है। मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं वीडियो देख लिया, अरे 2 मिनट में मेरे को समझ में, ऐसा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम्हें आएगा नहीं। तो जस्ट वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्रैक्टिस करो, भले तुम लाइक और सब्सक्राइब ना करो, लेकिन प्रैक्टिस करो, अपने आप को धोखा मत दो। ठीक है, अभी वीडियो 33 मिनट का हो गया, तो यहाँ पे वीडियो को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग स्क्रिप्टिंग कैसे लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि पहला स्क्रिप्ट तुमको मैं लिनक्स सेल स्क्रिप्ट लिख के दिखाऊं, और फिर दूसरा मैं तुम्हें पाइथन में लिख के दिखाऊंगा। तुमको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो, और तुम उस लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर सकते हो कि कम से कम तुम एक सिंपल सा स्क्रिप्ट लिख सको। जब ये दोनों अपना कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग डेवऑप्स के दूसरे स्टेप में मूव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कुछ टूल्स के इंफॉर्मेशन लेंगे और फिर टूल्स पे प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके आगे हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस, स्टे सेफ, और ध्यान से रहो, क्योंकि पहले स्ट्रेन से ज़्यादा बुरा इस बार का स्ट्रेन है कोरोना का। तो जस्ट स्टे सेफ और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।